नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और मैं हूं मनीष शर्मा। कई अहम मानकों पर दुनिया भर में अव्वल बनने के लिए भारत भले लंबे समय से कवायद कर रहा हो, लेकिन आबादी के मामले में हम नंबर 1 बन चुके हैं। आबादी के बाद से हमारी आज़ादी के बाद से हमारी आबादी में बड़ा उछाल आया और अब चीन को पीछे छोड़ चुके हैं। पिछले कुछ दशकों में तो अब आबादी जो बढ़ी है वो एक विकराल रूप और बड़ी चिंता का रूप धारण कर चुकी है। सरकारों ने अपने अपने ढंग से लगाम लगाने की कोशिश की, लेकिन आबादी है कि बेलगाम ही रही। पीएम मोदी लाल किले से इस पर फिक्र जता चुके हैं, तो अब सीएम भजनलाल शर्मा भी इसका जिक्र कर रहे हैं और चिंता जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर एक वर्ग विशेष का जिक्र किया और कहा कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जो अभियान चलाए जा रहे हैं सभी का इसमें साथ होना चाहिए, लेकिन एक श्रेणी है उस पर कोई अंतर ही नहीं आ रहा है। आंकड़े देकर भी बताया कि किस तरह अकेले राजस्थान की आबादी 8 करोड़ के पार चली गई है। अब ये मुद्दा सामाजिक नीतिगत है, लेकिन सियासत इस पर भी बेलगाम हो रही है, जो भजनलाल के बयान के बाद भी राजस्थान में देखने को मिल रही है। और एक तरह से कहें कि देश में भी जब बात होती है आबादी नियंत्रण को लेकर, तो काफ़ी सियासत इस पर एक तरह से बेलगाम हो जाती है। सीएम की चिंता है कि नहीं सुधर रहा एक वर्ग। आप अपने स्क्रीन पर ग्राफिक्स देख सकते हैं। उन्होंने बताया दुनिया के लिए चिंता है बढ़ती आबादी, एक श्रेणी के लोगों में कोई सुधार नहीं हो रहा है, जिस पर लगाम लगनी चाहिए और ऐसे लोगों का करना होगा जन जागरण। उनका कहना है कि अवेयरनेस से इन लोगों को आबादी बढ़ाने से रोकने के लिए सजग करना होगा। इसका कारण उन्होंने कहा कि प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ते जा रहा है और संसाधनों का भी जिक्र किया। 1901 से 1950 तक 60 लाख बढ़ी थी राजस्थान की आबादी, लेकिन 1951 के बाद अब तक 8 करोड़ हो गई है, जो वाकई एक बड़ा नंबर है किसी प्रदेश के लिए। और अगर पर कैपिटा इनकम के लिहाज से देखें, जीडीपी के लिहाज से देखें, उस लिहाज से राजस्थान के पास संसाधनों के हिसाब से ये बड़ी आबादी है। ऐसे लोगों का जन जागरण करना होगा, ये सीएम भजनलाल ने कहा। वहीं पर जो जोगेश्वर गर्ग हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने भी बयान दिया और सीएम के बयान से सहमति जताई। उनका कहना है कि एक समुदाय है जो देश में नहीं दुनिया भर में ये पैटर्न है कि जब जब जहाँ जहाँ संख्या बढ़ती है, आबादी बढ़ती है, तो वहाँ पर एक तरह से कहें कि अलगाववाद हो जाता है और वहाँ पर अशांति हो जाती है। एक समुदाय की आबादी बढ़ी तो समस्याएं भी बढ़ जाती है, ये जोगेश्वर गर्ग का कहना है। भारत ही नहीं, विकसित देशों में भी यही हालात हैं जो परेशानी करती हैं। सरकार जल्द 2 बच्चों का कानून लेकर आएगी, ये बात भी उन्होंने कही है, जो अपने आप में एक वाकई बड़ी बात है। जो केंद्र सरकार के स्तर पर जो कवायद चल रही है इस बजट में, केंद्रीय बजट में, जो चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले इंटरिम बजट आया, उसमें भी एक कमेटी बनाई गई है जो डेमोग्राफी और जो आबादी बढ़ रही है उसको लेकर उसके चैलेंजेस से को कैसे टैकल किया जाए और कैसे रोकथाम की जा सकती है उस पर गौर करेगी। तो इस प्रोग्राम में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद होंगे हर दिन की तरह, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से शुरुआत हो सकती है और वाकई जब वक्त है, जब लगातार इस पर बात हो रही है, तो कहाँ से पॉलिसी लेवल पर, सोसाइटी के लेवल पर और किस तरह से इस पर काम शुरू हो सकता है। नम्रता सिंह हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन होंगी, राजेश कालरा हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ आपको बताएं कि शिप्रा माथुर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ होंगे, अनिल चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसंख्या समाधान फाउंडेशन से होंगे। पहले आपको सुनवाते हैं सिलसिलेवार ढंग से सीएम ने क्या कहा, जोगेश्वर गर्ग का क्या कहना और वहीं पर अब दूसरे दल और दूसरे नेताओं का भी इस पर क्या रुख है। बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रकृति का संतुलन निरंतर बिगड़ता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन इसी का हिस्सा है। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में महामारी, प्राकृतिक आपदाएं तेजी से बढ़ रही हैं। यह भी अभियान वही अभियान है, लेकिन मैं एक बात जरूर मैं आपसे कहूंगा कि यह अभियान दूसरे तरह का है। इसमें सभी का साथ होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि एक श्रेणी, उस पर कोई अंतर नहीं आ रहा है। लगातार जनसंख्या का प्रेशर बढ़ते हुए भी उसमें सुधार नहीं हो रहा है। हमें ऐसे लोगों को भी एक जन जागरण के माध्यम से उनको भी बताना चाहिए। मेरी राय में इस मुद्दे को सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में देखने से ही काम नहीं चलेगा। आप दुनिया के सारे देशों के बारे में जानकारी कर लीजिए। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जैसे विकसित देशों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। जहाँ जहाँ
एक समुदाय विशेष की आबादी बढ़ती है, वहाँ वहाँ समस्याएं क्यों पैदा होती है, वहाँ वहाँ अलगाववाद क्यों पैदा होता है, वहाँ वहाँ दुराव भेदभाव क्यों पैदा होता है, इस पर पूरी दुनिया को चिंतन करना चाहिए और सिर्फ भारत को नहीं, सारी दुनिया के तमाम देशों को मिलकर इस बारे में एक सामूहिक रणनीति बनानी चाहिए और इस समस्या का निपटारा करना चाहिए। भारतवर्ष की जनसंख्या नियंत्रण सबसे बड़ी समस्या है। ये बात सही है कि लोगों को हम गुणवत्ता की शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन, खान पान ये नहीं दे पाते। इसलिए सरकार कोई भी इस तरीके का प्रस्ताव लाती है जिसमें भेदभाव नहीं हो, और भेदभाव नहीं होना चाहिए क्योंकि भारत का संविधान इसके लिए अलाउ नहीं करता है। मुझे तो 10 साल से तो माननीय मोदी जी की सरकार है, पहले कांग्रेस की सरकार थी, और 1975 में जिस तरीके से नसबंदी हुई थी जनसंख्या को नियंत्रण में करने की, उसके खिलाफ तो सब बोलते हैं, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण पर अभी तो कोई डिस्कशन हुआ नहीं। कल जनसंख्या विश्व दिवस था, उस पर भी कोई चर्चा ही नहीं। तो इस पर चर्चा होकर के, समग्र रूप से चर्चा होकर के कोई बात अगर भारत सरकार, राज्य सरकार लाएगी तो निश्चित रूप से सकारात्मक रूप से उनका सहयोग करेंगे। तो इस वक्त चारों खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे। बीजेपी से नम्रता सिंह हैं हमारे साथ, कांग्रेस से राजेश कटारा होंगे और शिप्रा माथुर होंगी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और अनिल चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन से। आप चारों का बहुत स्वागत है एनडीटीवी पर। पहला सवाल नम्रता आपसे लेंगे। सीएम भजनलाल अब कह रहे हैं, चिंता जाहिर कर रहे हैं एक वर्ग को लेकर, बीजेपी के लगातार नेता दूसरे भी कहने लगे हैं, लाल किले से खुद प्रधानमंत्री इसका जिक्र कर चुके हैं। लेकिन एक बड़ा आरोप आप पर ये लग रहा है कि 10 साल से सिर्फ आपकी तरफ से बातें हुई। अगर वाकई गंभीर हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, क्या अभी भी जन जागरण से ही काम चलेगा? देखिए मनीष जी, जो जनसंख्या का एक बहुत विशेष मुद्दा है और बहुत अहम मुद्दा है, ये ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि विश्व का एक बड़ा अहम मुद्दा बन गया है। तो अगर भारत की बात करती हूँ तो भारत के अंदर जो अभी आपने फरमाया कि लास्ट 9-10 सालों की आप बात कर रहे हैं, तो जनसंख्या जो नियंत्रण का कार्य चल रहा है वो लास्ट 9-10 सालों से ही एक्टिव हुआ है। उससे पहले की अगर आपको मैं शुरू से बात बताना चाहूंगी कि केरल के अंदर पहले पॉलिसी निकाली गई थी कि VR2R1, जिसको वहां के कुछ विशेष धर्म के लोगों ने बदल करके धर्म की आड़ में उसको मोड़ दिया, तोड़ दिया, उसको खत्म कर दिया। फिर हमारी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूक प्रोग्राम निकाला, हम दो हमारे दो, जिसको विशेष समुदाय ने बदल करके हम दो हमारे 25, हम दो हमारे 30 कर दिया गया। लेकिन क्योंकि हमारी सरकार इस समस्या के लिए बहुत ज्यादा सक्रिय है, इसके लिए जल्द ही कानून आने वाला है, जनसंख्या नियंत्रण का कानून आने वाला है। और इस पर विशेष रूप से, क्योंकि जब जनसंख्या किसी भी देश की, हमारे देश की जब जनसंख्या बढ़ रही है तो उससे ना सिर्फ प्राकृतिक रूप से हम डैमेज हो रहे हैं, बल्कि चिकित्सा के क्षेत्र में देख लीजिए, लैंगिक समानता के क्षेत्र में देख लीजिए, रोजगार, आय, आर्थिक विकास, सभी पूरी तरह से समानता से प्रभावित हो रहे हैं। इसको सही करने के लिए हमें सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाना होगा। इसके लिए अवेयरनेस नहीं होगी, जिसके लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। अगर आज बात बताना चाहूंगी, केंद्र की तरफ से जो हमारा लक्ष्य निर्धारित करा गया था वह 2.1 है, और गत वर्षों में यह जो जनसंख्या वृद्धि का चल रहा था ये कम हो गया है, पहले से कम हो गया राज्य में। और हमारे जो राज्य का लक्ष्य है वो तो 2% ही है, केंद्र से भी 0.1 कम है। तो हमारा जो जनसंख्या नियंत्रण का हमारा कार्य चल रहा है, और जो कानून लाने के लिए हम जो जागरूक हो रहे हैं, धर्म विशेष में, जाति विशेष में, एक क्षेत्र विशेष के रूप से पूरी तैयारियां हो चुकी है, और इसके लिए कानून जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो आपका ये मानना है कि अब जन जागरण का वक्त नहीं है, अब एक तरह से कानून के तौर पर एक सख्ती का वक्त है। अब कानून का समय आ गया है। आपका मानना है कि अब कानूनी रूप से एक सख्ती की जरूरत है? कानून मतलब नियमन, रेगुलेशन। जी, कड़े नियम लागू करने वाले हैं, और इस पर बहुत मतलब कह सकती हूँ मैं, चारों कोनों को देख करके और हर धर्म विशेष, जाति क्षेत्र को देख करके इस पर पूरी एक पैराग्राफ बन चुका है, और इस पर जल्दी कानून आने वाला है, क्योंकि मोदी जी इसको बहुत सख्ती से देख रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बात कह रही हैं कि आप इस पर एक सख्ती
भरा कानून जल्द आने वाला है, वाकई में जिसके जिक्र भी हो रही थी, बजट में एक कमेटी भी बनाई गई उसको लेकर। कटारा साहब, मैं आपके पास आऊँगा। इस पर सियासत क्यों होती है? जो आबादी ज़रूर बेलगाम है, तो सियासत क्यों बेलगाम हो? सियासत पर तो कम से कम लगाम हो, क्योंकि ये मौका किसी पार्टी से जुड़ा नहीं है। ये विषय, ये मुद्दा देश से जुड़ा हुआ है। इस मौके पर तो कम से कम साथ आ सकते हैं। इसमें पक्ष विपक्ष का कोई मतलब है नहीं। अगर सीएम कह रहे हैं कि एक आबादी पर लगाम होनी चाहिए, एक वर्ग है जो नहीं समझ पा रहा है, जन जागरण की ज़रूरत है, लेकिन आपके यहाँ पे विधायक कह देते हैं कि इनको हिंदू मुसलमान करना है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। असल में तो समस्या है। आप नहीं मानते देश में बढ़ती आबादी को समस्या है? जी मनीष जी, नमस्कार जी। देखिए मनीष जी, इस तरह से कोई काला जैसे ये कानून लाते हैं, जैसे किसानों के लिए काला कानून लाए। नहीं, मैं अब आबादी तक बात करें। कटारा साहब, समय थोड़ा कम होता है, सिर्फ आबादी पे स्पेसिफिक बात करें। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ मनीष जी। हाँ। ये जैसे जिस तरह से कानून थोपना चाहते हैं, थोपने के बजाय जाए, सभी से सलाह ली जाए, सभी पक्ष विपक्ष से इस पर बैठ के बात की जाए। आप जिस तरह से एक संसद में सांसदों को निकाल करके आप एक कानून लाते हो, इस तरह से कानून लाने से क्या मतलब है? पूरा इस पर विचार करने की जरूरत है, हर तबके से बात करने की जरूरत है। अभी आ कहां गया? अभी तो अगर आएगा तो बिल आएगा, उस पर चर्चा होगी, निश्चित रूप से चर्चा होगी, विधानसभाओं में भी होगी, संसद में भी होगी। बिल और कानूनों का भी आया, किसान कानून का भी आया, उस पर भी देखो क्या वो काले कानून घोषित हुए, बाद में बैक लौटना पड़ा उनको। ये जीएसटी का बिल लाए, उसमें भी बैक होना पड़ा, 17-18 बार उस पर सुधार की जरूरत नहीं। मैं आपसे बुनियादी सवाल पूछ रहा हूँ कटारा साहब, मैं आपसे बुनियादी सवाल पूछ रहा हूँ, आप उससे डाइग्रेस हो रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ये मानती है, आप उसके प्रवक्ता हैं, आप जिम्मेदार पोजीशन पर हैं, क्या आबादी समस्या नहीं है, संसाधनों के लिए एक संकट नहीं है, इस पर लगाम लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? मेरा बहुत सीधा सवाल है आपसे। देखिए, आबादी समस्या है, ये मानते अपन, पर उस पर क्या है कि पूरा विचार होने की जरूरत है। आबादी को कैसे रोका जाए? आबादी पर क्या विचार होगा? इस पर कोई विचार की जरूरत है ही नहीं। संतुलन भी नहीं होना चाहिए। देखिए, आबादी से संतुलन भी नहीं होना चाहिए, जो प्रकृति का संतुलन है वो भी नहीं बिगड़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि विशेष जाति समुदाय का आप नाम लेकर के आप आबादी के नियंत्रण कानून लाना चाहते हो, उसके बीच कोई तो रास्ते निकलेंगे। परिवार नियोजन एक बहुत अहम मुद्दा है। जो भी ये नहीं कि कांग्रेस और बीजेपी कोई भी कानून लेके आ सकते हैं। ये इसको सबका सहयोग होना चाहिए, सबसे बात होनी चाहिए, उसके बाद अगर कानून आए तो ज्यादा। राजेश जी, आप ये बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, विमर्श होना चाहिए, लेकिन एक दौर में आप ही पर आरोप लगे थे, किस तरह से आप जनसंख्या नियंत्रण करने निकल पड़े थे, अघोषित रूप से और गैर कानूनी तौर पर। वो आज भी याद कर रही हैं पार्टियां जो आपके साथ और अभी भी आपके साथ हैं, आपके गठबंधन में, वो पार्टियां आपके उस वक्त के खिलाफ थी इस चीज को लेकर। आप कह रहे हैं कि सलाह मशवरा से कानून आना चाहिए। जब अच्छा, पहले लिया तो आरोप लगे ही ना। राजेश जी, इसमें एक बड़ा विरोधाभास है। 70 के दशक में आपकी पार्टी को लग रहा था, आपकी सरकार थी, कि जनसंख्या एक समस्या है, और अब आप कह रहे हैं कि इस पर मौका होना चाहिए, एक वर्ग पर नहीं निशाना साधें, बातचीत हो, आराम से सोचें। या तो तब गलत थी कांग्रेस, या फिर अब गलत है? देखिए, ऐसा नहीं है। अगर अब अपन कह रहे थे कोई गलत है कि बताइए आप। पहले अगर कुछ हुआ तो उस पर बात बनी, चाहे वो सहमति नहीं बनी, चाहे बात सही थी पर इन्होंने विरोध किया, तो अब ये ऐसा क्यों करना? मतलब कटारा जी, आपका कहना है कि परिवार नियोजन का जो इतना बड़ा मुद्दा है, जो हम जिसके कारण हमारा पूरा देश प्रभावित होता है, आवास, जल, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर तरीके से हम प्रभावित हो रहे जनसंख्या समस्या से, वह परिवार नियोजन का मुद्दा ही गलत है। मतलब कांग्रेस और इंडी गठबंधन की समस्या यह है कि वो जो करते हैं वो सही है और हम जो करते हैं वो गलत है। मतलब राजेश जी, तब तो कानून भी नहीं आया था, जबरन नसबंदियां की गई थी, ये तो आपको याद ही होगा। खैर ठीक है, मैं बाकी मेहमानों का भी रुख करते हैं, लौटेंगे आपके पास, शिप्रा जी के पास जाएंगे। शिप्रा जी, आपको लगता है कि अब जिस तरह से सीएम ने कहा कि क्या अभी भी वक्त है कि पब्लिक अवेयरनेस हो, एजुकेशन बढ़ेगी, उससे आबादी रुक जाएगी, या फिर अब हम उस वर्ज पर खड़े हैं जहां चीज़ें अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा श्रिंक होने लगी हैं? रिसोर्सेज की बात करें और आबादी को लेकर के बात करें तो अब बड़ा संकट का समय है। क्या इस तरह से वाकई गंभीर समस्या बन चुकी है और अब कानून ही इसकी समाधान हो सकता है? देखिए, कानून जो है वो खासतौर से आबादी के मामले में 35 बार संसद में इस तरह का कानून लाने की कोशिश की जा चुकी है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट में भी भाजपा के जो नेता हैं वो पहुंचे थे कि जो पॉपुलेशन पॉलिसी है उसको लेकर जो नॉर्म्स बनने चाहिए, जो 2 चाइल्ड
नॉर्म्स बनने चाहिए, उसको लेकर जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा दायरा नहीं, सरकार तय करेगी। तो ये तो तय है कि जो TFR जो है, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है, वो 2.1 जब भारत में पहुंची है, तो एक तरह से डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो है वो हम सब लोगों ने सेलिब्रेट किया था कि हम सही डायरेक्शन में हैं। पेस हो सकता है थोड़ी सी और ज्यादा चाहिए हमें, क्योंकि जिस तरह की समस्या है, और डेमोग्राफिक डिविडेंड की भी जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उसको हमें भुनाना भी है, लेकिन कंट्रोल भी करना है, और जो गलतियां चाइना ने की है वो हमें नहीं करनी। राजस्थान के स्पेसिफिक संदर्भ में आप देखें तो राजस्थान का जो खासतौर से बॉर्डर का इलाका है मनीष जी, आपको याद हो कुछ साल पहले BSF ने बहुत क्लियर तरीके से ये चेताया था कि हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि वहां पर डेमोग्राफिक बदलाव बहुत तेजी से हो रहे हैं। बिल्कुल। उसको एड्रेस करने के लिए जब अगर चीफ मिनिस्टर कहते हैं तो मुझे लगता है वो इशू जो है वो एक सेंसिटिविटी का इशू है जिस पर बात होनी चाहिए। चाइल्ड और ये पॉपुलेशन कंट्रोल की जो कवायद है वो किसी ना किसी तरह से 99 में आपको पता हो कि एक पॉलिसी राजस्थान में बनी थी, राजस्थान पॉपुलेशन पॉलिसी बनी थी, और वो अगर हम देखें तो 51-52 पन्ने की वो पॉलिसी थी, और जैसा हमारे यहाँ होता है वो कागजी दस्तावेज ज्यादा रह जाते हैं। तो अगर उस पर हमने ठीक से काम किया होता तो राजस्थान उन प्रदेशों में नहीं होता जहां थोड़ी सी समस्या हमें गंभीर नजर आती है। और नेशनल जो जिस तरह से पेस पे हम चल रहे हैं उसमें राजस्थान जैसे ऐसे राज्य हैं जहां पर कि हमें लगता है कि और बेहतरी होनी चाहिए। और अगर ये पॉलिसीज इस तरह की आती हैं जो बहुत दबावकारी होती हैं, बाध्यकारी होती हैं, तो देखिए भैरव सिंह जी के दौर में भी ये नियम बने थे कि पंचायतों में, निकायों के जो होते हैं उसमें अगर 2 बच्चों से ज्यादा तो आप नहीं लड़ पाएंगे। उसके बाद गहलोत सरकार जब आई, वसुंधरा सरकार के टाइम भी हुआ था। जी जी, वसुंधरा जी ने थोड़ा सा रिलैक्स किया था मनीष जी, बल्कि कि तो प्रमोशन वाला जो था कि 5 साल प्रमोशन नहीं होगा, उन्होंने घटाकर 3 साल कर दिया, तो उन्होंने थोड़ी सी बल्कि उसको रिलैक्स किया। तो ये पॉलिसीज आई, कवायद हुई, अलग अलग तरह से हुआ, क्योंकि बाध्यकारी जैसा आप याद दिला रहे, संजय गांधी का जो दौर था जो एक काला अध्याय कहलाता है भारत के इतिहास में, कि कोर्सिव पॉलिसीज जो हैं खासतौर से आबादी को कंट्रोल करने के लिए, वो कभी भी कामयाब भारत में नहीं। तो इसीलिए ये जब चर्चा होगी तो देखना पड़ेगा कि किस तरह से लागू किया गया, और वो जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि महिलाओं के ऊपर जो इस तरह का भेदभाव होता है इन नीतियों की आड़ में, वो ना हो, ये बहुत जरूरी बात है। अगर छोटा सा भी आंकड़ा इसका देखें कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स, क्योंकि जब आप लागू करेंगे तो फिर आपको टारगेट अचीव करने होंगे, तो कंप्लायंसेस कैसी होंगी। उदयपुर के बिल्कुल जो आदिवासी ट्राइबल बेल्ट है वहां पर जाके कई महिलाओं से इस बारे में बात की थी, और मुझे याद है कि वहां पर, और ये आंकड़ा भी है कि 0.3% मेल्स हैं जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं, और विमेन जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल करती हैं वो 36% है। आप देखिए रेट में डिफरेंस देखिए, बिल्कुल। तो पुरुषों का दबाव आएगा ही नहीं। जो भी नीति आप बनाएंगे उसका अल्टीमेटली जो प्रेशर आने वाला है वो महिलाओं पे आने वाला है, वो महिलाओं के लिए तो काउंटर प्रोडक्टिव। बिल्कुल बिल्कुल। अनिल चौधरी भी हमारे साथ में हैं, जो पॉपुलेशन जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। अनिल जी, आपको क्या लगता है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की ज़रूरत ज़्यादा है? एजुकेशन सोसाइटी में साथ साथ चलनी चाहिए, उससे काम चलेगा, या फिर एक सख्ती का वक्त आ गया है कि जिस तरह से चाइना में एक ज़माने में 1 चाइल्ड पॉलिसी हुई, हालांकि एक तरह से ये एक डबल एज स्वॉर्ड भी है, अब जाकर फिर वापस से वहाँ रिलैक्सेशन हुआ, जिस तरह से शिप्रा जी ने भी कहा कि एक दौर में खुद राजस्थान भी वही उदाहरण देख चुका है। तो जो देशों ने किया, सख्ती दिखाई, उनको बाद में रिलैक्स भी करना पड़ा। भारत अब विकास की तरफ बढ़ रहा है, कहा जाता है कि हमारी जो डेमोग्राफी है उसको डिविडेंड का हम यूज़ करें, उसको यूटिलाइज़ करें। एक बड़ी आबादी है, उसको हम लेबर फोर्स में बहुत बड़ी आबादी आ रही है और हम लोग डेवलपिंग से डेवलप की तरफ जा रहे हैं, तो वो यूटिलाइज हो सकती है। क्या आप असेस करते हैं समस्या को अभी, और क्या फ्रेमवर्क की ज़रूरत है इमीडिएट बेसिस पर? मनीष जी धन्यवाद। मैं मात्र 3 मिनट अनइंटरप्टेड चाहूंगा। जी जी। देखिए, कानून बने, क्यों बने, कब बने, इससे अधिक आवश्यक है कि समस्या क्या है, आखिर विषय क्या है। जिस देश की आबादी 143 करोड़ को पार कर चुकी हो, विश्व में नंबर 1 हो गए हो, चीन को पीछे छोड़ के 2023 में, विश्व का मात्र 2.4% भूभाग हमारे पास हो, परंतु 18% आबादी का भार हम भारत की भूमि पर ढो रहे हो, तो निश्चित रूप से जागरूकता, एजुकेशन और आवश्यकता पड़े तो कानून होने की आवश्यकता है। लेकिन अभी जो डॉक्टर शिप्रा जी ने कहा, मैं यहाँ एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, ये मात्र एजुकेशन का विषय नहीं है। बिल्कुल।
जिस देश का विभाजन 77 वर्ष पूर्व, और देखिए मैं बिल्कुल पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, पूरे विश्लेषण के बाद, पूरे देश भर में 24 राज्यों में 400 जिलों में टीम काम कर रही है। कल 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस पे पूरे जिला मुख्यालयों पे धरना दिया गया 400 जिलों में, और प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। तो हमारा कहना यह है, और हमारा नहीं, ये सामने आंकड़े आ रहे हैं कि जिस देश का विभाजन 77 वर्ष पूर्व धार्मिक आधार पर हुआ हो, पाकिस्तान भारत की भूमि से कटके बन गया हो, बांग्लादेश यानी कि पूर्वी पाकिस्तान बन गया हो धार्मिक आधार पर, और उसी धार्मिक आधार पर अलग पाकिस्तान अपने अनुपात के अनुसार अधिक भूमि लेने के बावजूद भी यहां फिर से जो आबादी रही, जो कि लगभग 1951 की जनगणना के अनुसार 8% के आसपास थी, आज वो बढ़कर 43% की वृद्धि 2011 की जनगणना में है। और यहां मैं स्पष्ट कर दूं, ये 2011 की जनगणना 9 और 10 में हुई थी। 15 वर्ष हो चुके हैं, गंगा जी में बहुत पानी बह चुका है तब से जी। धरातल पर स्थितियां बदल चुकी हैं। जिस प्रकार से हिंदू समाज तेजी से घट रहा है, आंकड़े बता रहे हैं। एनडीटीवी मनीषा, आपने स्पष्टता से बात कही है, आपके मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही है, बाकी लोग ये बात ठीक ढंग से नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि स्टडी नहीं है। हमारे पास स्टडी है। जिस देश में केरल जैसा राज्य जो 100% लिटरेट है, वहां 1951 और 1961 के दशक में जहां मात्र 12% का अंतर था आबादी के मामले में हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या के बीच, वहां दशकीय अंतर 2001 और 2011 के बीच 475% का है। फैक्ट ये है कि जो समाज इतनी तेजी से आबादी बढ़ा रहा है, कहीं ये रणनीतिक तो नहीं है, और ना हो रणनीतिक में इसे भी छोड़ देता हूं, तो क्या उस आबादी का लगातार बढ़ते जाना और हिंदू समाज का 2 बच्चे या बल्कि मैं कहूं 1 बच्चे तक सीमित रह जाना भविष्य में जनसांख्यिकीय असंतुलन को जन्म देकर भारत के एक और विभाजन की ओर तो नहीं ले जाएगा, निश्चित रूप से भारत के एक और विभाजन की ओर ले जाएगा। इसलिए देश में सभी वर्गों का जनसांख्यिकीय असंतुलन वर्तमान के अनुसार रह सके, इसके लिए देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की आवश्यकता है। कानून बने, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। जो 2 से अधिक बच्चे करें, उनकी सभी सरकारी सुविधाएं समाप्त हो, सरकारी सब्सिडी समाप्त हो, साथ ही साथ उनको मताधिकार से वंचित किया जाए। मात्र चुनाव में भाग लेने की बात ना हो और फिर भी ना माने, दंपति को जेल में बंद किया जाए। ठीक है, बहुत सख्ती भरी बातें कह रहे हैं आप, बिल्कुल बहुत सख्ती भरी बातें कह रहे हैं। राजेश जी, आप इत्तेफाक रखते हैं, काफी काम करते हैं अनिल जी पॉपुलेशन को लेकर भी, कि अब वाकई एक्शन का वक्त है, अब सिर्फ बयानबाजी और बातों का वक्त नहीं। और जो सीएम भी कह रहे हैं या फिर दिल्ली में कहा जा रहा है, उसको लेकर वो वैलिडेट भी कर रहे हैं उन फैक्ट्स के जरिए। आपको लगता है कि जो एक वर्ग की बात होती है, श्रेणी की बात होती है, उसमें जन जागरण से कुछ काम हुआ नहीं है, और कहीं ना कहीं डेलिब्रेटेड भी हो सकता है, क्योंकि उसी वर्ग के कई नेता भी कह चुके हैं आबादी बढ़ाइए और अपना हक पाइए। आप मानते हैं ये सोच खत्म होनी चाहिए उस समाज से, और इसमें आप बड़ा योगदान दे सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ काफ़ी नेता वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स शुरू कर देते हैं इसको लेकर। अभी आपके एक नेता कह चुके हैं, जुबेर खान, की इसको ये रंग दे दिया जाता है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है असल में। देखिए, वो उनका बयान है, उन्होंने क्या बयान दिया है, पर मेरा मानना यह है कि जन जागरण की बहुत जरूरत है। मतलब जागरण एक तरह से होना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए इस तरह की बात। गवर्नमेंट अगर किसी चीज पर निष्कर्ष पर पहुंचती है तो पूरे आंकड़े पेश करने के बाद ही पहुंचे, सभी से सलाह मशवरा करके। एक जैसे डिटेक्टिव आई, आप लॉ एंड ऑर्डर जैसे तरह से किसी चीज के कानून को लागू तो देखो विरोध तो होगा ही। राजेश जी, आप करीब 5, 5.5, 6 दशकों तक आप सरकार में रहे, आप क्यों नहीं ये जन जागरण कर पाए? देखिए, जन जागरण उस समय इतनी जरूरत नहीं थी जन जागरण की। आज अगर जरूरत पड़ रही है तो आज ये करें जन जागरण। अब 10 साल से तो ये भी है सत्ता में, आप बताइए। हाँ, तो आप मानते हैं कि आप नाकाम रहे, आप आबादी रोकने में नाकाम रहे, ये बात साफ तौर पर आप मान लीजिए कि आप नाकाम रहे, अब ये करें। नहीं, नाकाम कैसे नहीं, अगर ये जता रहे हैं तो ये पूरे आंकड़े बताएं इस तरह से कि क्या हो रहा है। आज अगर आप बताइए कि ये हिंदू तो 2 ही बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो ये उनको दीजिए। इन लोगों की चाइना को पीछे छोड़ दिया हमने, हम बहुत सारे पैमानों पर आगे जाना चाहते हैं, लेकिन हम उन पर नहीं जा पा रहे। हम चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं, चाइना को कई मायनों में नहीं कर रहे, लेकिन वैसे छोड़ चुके हैं। और डेटा भी है, एक जो इकोनॉमिक सलाहकार परिषद का डेटा भी आया, उसके हिसाब से हिंदू आबादी घटी है, मुस्लिम आबादी बढ़ी है। वही डेटा जिक्र कर रहे थे अनिल जी अभी। देखिए, प्रकृति से खिलवाड़ करने वाली बात है। इस तरह की ये बातें आज हो रही हैं। 2 बच्चों वाला कानून लाइए,
ये समझाने की जरूरत है। ये समझाइश से ही कुछ हो सकता है जो होगा। आप बताइए, शिक्षा पे ध्यान दीजिए, शिक्षा बढ़ाइए। आप बताइए इस तरह से। दो बच्चों को केरल शिक्षित है, 100% शिक्षित है केरल, बावजूद उसके वहां 475% का अंतर खड़ा हो गया है। आज केरल में हिंदू मत 2% की दर से बढ़ रहा है और मुस्लिम समाज लगभग 13% की दर से बढ़ रहा है। बात को दाएं बाएं से नहीं, आप अफगानिस्तान से। ठीक है, अब 30 सेकंड आपसे किसने मना किया? 30 सेकंड शिप्रा जी, मैं आपसे फाइनल कमेंट के साथ कंक्लूड करना चाहूंगा। आपने सब कुछ सुना, आपके फाइनल कमेंट 30 सेकंड जी। मुझे लगता है सरकार ने पहले भी जो हाई फर्टिलिटी रेट वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स है, 146 मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट है, 5 या 6 स्टेट, उनको आइडेंटिफाई करके और फोकस तरीके से काम किया था। मुझे लगता है नीति होना बहुत जरूरी बात होती है, एक फ्रेमवर्क होना बहुत जरूरी बात होती है। जो आंकड़े दिख रहे हैं तो थोड़े से सेंसिटिव आंकड़े हैं, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो होनी चाहिए और बात और विमर्श करके ही नीति बनेगी। लेकिन बस इतना सा ख्याल रखा जाए, तो कौशन बरतना चाहिए कि महिलाओं के साथ में और किसी भी वर्ग के साथ में उसमें भेदभाव, बिल्कुल, क्योंकि सीधे स्टेक होल्डर है उनके साथ में वो सेंसिटिविटी जरूरी। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का। एक बड़ा टॉपिक है, आगे भी इस पर कभी चर्चा का मौका मिलेगा जरूर करेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।